प्यारे बच्चों, सैयद वंश का स्थान फिर लोदी वंश ने ले लिया। अफगानों की और विशेषकर लोदी वंश के आरंभिक इतिहास के संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके मूल के संबंध में इतिहासकारों के बीच विवाद रहा है। फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल यानी कि 1246 से 66 ईस्वी में अफगानों को दिल्ली सल्तनत की सेना में नियुक्ति मिलनी प्रारंभ हो गई थी। बलबन ने इनका इस्तेमाल मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सामंतों के रूप में पदासीन होने लगे थे। फिरोज तुगलक के समय तक इन्हें प्रांतीय गवर्नरों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा था। सुल्तान बहलोल लोदी, जिसका समय 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक माना जाता है, अफगानों के गिलजाई कबीले की साहू खेल नामक शाखा का अफगान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मुल्तान पर इस कबीले के नेता मलिक साहू ने, जो लोदी सुल्तानों का पूर्वज था, आक्रमण किया था, लेकिन उसे सुल्तान की तुरंत कार्रवाई से कोई लाभ नहीं मिला। फिरोज तुगलक के शासनकाल में मुल्तान में मलिक शाहू का पौत्र बहराम बस गया। बहराम का ज्येष्ठ पुत्र मलिक सुल्तान शाह लोदी खिज्र खां की सेना में था। खिज्र खां ने उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे इस्लाम खां की उपाधि प्रदान की और बाद में उसे सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था। खोखरों तथा मुगलों के विरुद्ध युद्धों में इस्लाम खां ने ख्याति प्राप्त की। मुबारक शाह की योग्यता पूर्वक सेवा की। इस्लाम खां ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने भाई मलिक काला खां के पुत्र बहलोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बहलोल लोदी दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। वह अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था, जो हमने चर्चा कर लिया। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। अफगानों की संख्या कम होने के कारण बहलोल लोदी ने रोहा के अफगानों से अपील की कि तुम आओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं एक साम्राज्य बना दूंगा। इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी के शब्दों में, अफगान टिड्डियों की तरह भारत की तरफ चले आए। बहलोल लोदी के शासनकाल की महत्वपूर्ण सफलता थे जौनपुर का एक बार फिर दिल्ली राज्य में शामिल होना। जौनपुर पर अधिकार को लेकर बहलोल लोदी एवं जौनपुर के सरकी सुल्तानों, खासकर महमूद शाह सरकी, जिसने दिल्ली तक पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था, के बीच 20 वर्षीय संघर्ष हुआ। 1459 ईस्वी से लेकर के 1479 ईस्वी के बीच तक। इस लंबे संघर्ष में अंततः सफलता बहलोल लोदी को मिली। उसने अपने बड़े बेटे बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। हुसैन शाह सरकी पराजित होकर बिहार की तरफ भाग गया। ग्वालियर पर किया गया आक्रमण 1486-87 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान था। वहां के शासक मान सिंह या रायकर्ण कीर्तिदेव ने बहलोल लोदी को 80 लाख टंके दिए थे। ग्वालियर अभियान से वापसी में बहलोल लोदी बीमार पड़ गया और अंततः जलाली के निकट जुलाई 1489 ईस्वी में वह मर गया। बहलोल अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला लिखता है कि यदि संयोगवश कोई अमीर उससे
यानी बहलोल लोदी से रुष्ट हो जाता था तो सुल्तान स्वयं उसके घर जाता और अपनी कमर से तलवार निकालकर उसके सामने रखता तथा क्षमा याचना करते हुए कहता कि यदि आप इस कार्य को मेरे योग्य नहीं समझते तो किसी अन्य को इस कार्य के लिए चुनने और मुझे कोई अन्य कार्य प्रदान करें। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी के शासनकाल का वास्तविक महत्व यह है कि इस काल में दिल्ली सल्तनत की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सल्तनत की शक्ति की प्रतिष्ठा एवं उसके प्रदेशों का ह्रास हो गया था और सैयद वंश के शासक इस स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहे थे। मगर लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने अपने प्रयासों से सल्तनत के क्षेत्रों में बढ़ोतरी की और उत्तर भारत की राजनीति में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वह गरीबों से हमदर्दी रखता था और विद्वानों का आश्रय दाता था। अगर बहलोल ने 1489 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया, जीतने में उसे असफलता नहीं मिली और ग्वालियर के राजा मानसिंह से खिराज भेंट कर वापस हो गए। अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो बहलोल साहसिक सैनिक तथा योग्य प्रशासक था। दिल्ली सल्तनत को पुनः संगठित करने में उसने बुद्धिमत्तापूर्ण तथा यथार्थवादी नीति को अपनाया था। विद्रोही जागीरदारों का उदारता तथा कठोरता का यथास्थान प्रयोग करके नियंत्रण स्थापित किया। उसकी नीति अफगान अमीरों के प्रति अत्यंत सफल रही। उसने राजस्थान, मालवा आदि क्षेत्रों को जीतने की महत्वाकांक्षा से स्वयं को मुक्त रखा और उतना ही प्राप्त करने का प्रयास किया जो संभव था। यही उसकी सफलता का आधार भी था। उसने संघर्षमय जीवन के द्वारा एक साधारण से जागीरदार से सुल्तान पद प्राप्त किया था। अपनी सैनिक सफलताओं से एक सीमित अर्थ में उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। उसके हिंदुओं के प्रति नीति फिरोज के समान अत्यधिक संकीर्ण नहीं थी। अनेक हिंदू सरदार उसके समर्थक अमीरों में थे। यह सब होते हुए भी उसकी सफलताएं सीमित थी और उसे साधारण कोट का सुल्तान ही कहा जा सकता है। इसके बाद सुल्तान सिकंदर लोदी का समय आता है। 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी के बीच में उसका शासनकाल होता है। सिकंदर लोदी वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुल्तान था। वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। उसने दिल्ली को इन दोनों राज्यों से भविष्य में होने वाले संघर्षों के लिए समर्थ एवं शक्तिशाली बनाया। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि धारण करके दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तख्त पर बैठने के उपरांत सुल्तान ने सबसे पहले अपने विरोधियों में आलम खां, ये सुल्तान का चाचा था, ईशा खां, आजम खां सुल्तान का भतीजा था, एवं तातार खां, ये जालरा का सरदार था, उसको परास्त किया। अगर सैन्य अभियान की बात करें तो सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधीन करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ अभियान किया, जिसमें उसे पूरी सफलता मिली। चूँकि जौनपुर में वहाँ के विस्थापित शासक हुसैन शाह सरकी एवं उसके समर्थकों द्वारा उपद्रव भड़काए जा रहे थे, जिन पर नियंत्रण पाने में बारबक शाह असमर्थ था, इसलिए 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने उसे पदच्युत करके वहाँ का शासन अपने अधीन कर लिया। जौनपुर के बाद सुल्तान 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त करके बिहार को दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद तिरहुत के शासक को अपने अधीन किया। राजपूत राज्यों में सिकंदर लोदी ने धौलपुर, ये 1504 ईस्वी में वहाँ के राजा विनायक देव थे, फिर मंदरेल, उतनगिरी, नरवर, ये 1507 ईस्वी में, एवं नागौर को जीता, मगर ग्वालियर 1504 ईस्वी में मान सिंह पर अधिकार न कर सका।
आगरा की स्थापना 1506 ईस्वी में। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर देवली परगने में बासी और पोया नामक गांवों में नींव डाली, जिसे बाद में उसने अपनी नई राजधानी बनाई ताकि निकटवर्ती शासकों पर नियंत्रण रखा जा सके। आगरा तब तक राजधानी बनी रही जब तक कि मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में फिर राजधानी स्थापित नहीं कर ली। आगरा का नामकरण अगर देखें तो नए नगर के लिए चुने गए स्थान को देखने के लिए सुल्तान सिकंदर लोदी जब यमुना में नाव से जा रहा था तो उसने इस काम के लिए नियुक्त आयोग के नायक से पूछा कि इन दोनों ऊंचाइयों में कौन सा स्थान हमारे उद्देश्य के लिए अधिक उपयुक्त है। जवाब में नायक ने कहा कि वह आगे राह अग्रभाग अधिक उपयुक्त है। सुल्तान मुस्कुराया और कहा, इस नगर का नाम भी आगरा होगा। अपने सैनिक अभियानों में सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत को पुनः उत्तरी भारत से राजनैतिक जीवन का केंद्र बिंदु बना दिया। तैमूर के आक्रमण 1398 से 99 ईस्वी में, उसके बाद सल्तनत के क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि सिकंदर लोदी के समय में ही संभव हो पाया। अगर सिकंदर लोदी की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कहें तो राज्य को श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करने में सफल होता है। सभी प्रमुख मार्ग को डाकू लुटेरों से सुरक्षित बना दिया। न्याय पर बहुत बल देता था। उसके काल में आम जरूरत की चीज़ें बहुत सस्ते थे। कृषि के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी लिया। उसने अनाज पर चुंगी माफ़ कर दिया। भूमि मापने के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन कराया। यह पैमाना मुगलों के काल तक चलता रहा। उसने लगान संबंधी आंकड़े एकत्र किए और उनके आधार पर लगान तय किया। लगान वसूली का काम आसान हो सका। सिकंदर लोदी की लगान व्यवस्था बाद में शासक शेर शाह के लगान व्यवस्था का आधार बने। उसने जन कल्याण के लिए कई सुधार किए। निर्धरों को आर्थिक अनुदान, मुफ्त भोजन इत्यादि जन कल्याणकारी उपायों में महत्वपूर्ण थे। विद्या को संरक्षण भी दिया। सिकंदर लोदी कवि था और गुल रुखी तखल्लुस उपनाम था से फारसी भाषा में कविताएं रचता था। वह विद्वानों, दार्शनिक और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। उसके प्रयत्न से संस्कृत के कई ग्रंथ फारसी भाषा में अनुवाद हुए, जैसे संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ फरहंग ए सिकंदरी के नाम से। उसने संगीत के कई दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया। उसके शासनकाल में बहुत से हिंदुओं ने फारसी सीखी। उन्हें प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया गया। धार्मिक नीति की बात करें तो सिकंदर लोदी को पुरातन पंथी और यहाँ तक कि धर्मांध शासक माना जाता है। उसने मुसलमानों के लिए शरा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने पर कड़ी पाबंदी लगा दी। हिंदुओं पर फिर से जजिया लगा दिया। उसने अभियानों के दौरान मंदिरों को नष्ट करने से गुरेज नहीं किया। मृत्यु जीवन के अंतिम समय में उसे गले की बीमारी हो गई और इसी बीमारी ने 21 नवंबर 1517 ईस्वी को उसको मृत्यु प्रदान कर दी। उसकी जान चली गई। समग्रतः सिकंदर लोदी शासकों में सबसे महान शासक था। फिरोज तुगलक के पश्चात दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों में वह निर्विवाद रूप से महान शासक था। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो उसके मूल्यांकन की, वह योग्य और पराक्रमी शासक था। सफलतापूर्वक सल्तनत को संगठित करके उसके विस्तार किया। अमीरों के प्रति अपनी नीति में अपने पिता बहलोल से अधिक सफलता प्राप्त की। राजपद की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि की। उसने कठोरता से अमीरों के विद्रोहों का दमन किया, लेकिन विवेकपूर्ण नीति से उसने उनकी निष्ठा और समर्थन भी प्राप्त किया। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली था। उसे विद्वानों की संगत पसंद थे। स्वयं कविता में रुचि रखता था। बहलोल के काल में पंजाब का अशांत क्षेत्र उसके शासनकाल में शांत रहा। अपनी प्रशासनिक तथा सैनिक योग्यता से उसने बहलोल के निर्णयों का औचित्य सिद्ध कर दिया।
अब फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में पड़ता है। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम को अमीरों ने एक मत होत करके निर्वाचित किया। इब्राहिम की योग्यता, साहस और बहादुरी के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन अमीरों का एक दल इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खां का समर्थक था। वह इस समय चंदेरी तथा कालपी का सूबेदार था। जलाल खां भी सिकंदर के मृत्यु के समय आगरा में था। जब इब्राहिम को अमीरों ने सुल्तान निर्वाचित किया, तब साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव भी इस दल ने रखा। जलाल खां को जौनपुर का स्वतंत्र शासक स्वीकार करने के लिए इस प्रस्ताव में कहा गया। साम्राज्य के विभाजन के पीछे इन असंतुष्ट अमीरों की स्वार्थ प्रेरित भावनाएं थी और वे विभाजन के द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। यद्यपि इब्राहिम और उसके समर्थक अमीरों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तथापि उस समय उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और अपने अमीरों के साथ जलाल खां जौनपुर के लिए चल पड़ा। इब्राहिम लोदी वंश का तीसरा अंतिम सुल्तान था। सैनिक कुशलता से संपन्न था, सुबुद्धि और संयम का अभाव था उसमें। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम लोदी ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने भेजा। वहां के तत्कालीन शासक विक्रमाजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के शासक राणा संगा के विरुद्ध 1517-18 ईस्वी में किया गया अभियान, जिसके अंतर्गत घटोली की लड़ाई हुई, असफल रहा। लोदियों की हार हुई और सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन में पूरा जोर लगा दिया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी के एक केंद्रीकृत विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने की कोशिशों ने अफगानों एवं राजपूतों दोनों को सावधान कर दिया। असंतुष्ट सरदारों में से पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और उसके बेटे दिलावर खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी तथा मेवाड़ का शासक राणा संगा ने काबुल के तैमूर वंशी बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा। दौलत खां लोदी ने बाकायदा अपने पुत्र दिलावर खां लोदी के नेतृत्व में बाबर के पास संदेश भेजा। उसने यह सुझाव दिया कि इब्राहिम लोदी अत्याचारी है और सरदारों का समर्थन अब उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अपदस्थ करके बाबर स्वयं शासक बने। बाबर ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और वह हिंदुस्तान आया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई एवं इब्राहिम लोदी की हार हुई और अंततः इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत के अगर विघटन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का विघटन सल्तनत के विकास क्रम की एक अवश्यंभावी घटना थी, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का निर्माण, विकास और पतन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। 1398 ईस्वी में मंगोल तैमूर लंग के आक्रमण ने विघटन की गति को और तेज कर दिया और आखिरकार 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर दी। अब अगर कारण की बात करें बच्चों, तो इसमें दिल्ली सल्तनत के पतन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण थे। राजनीतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र एक कारण था। दिल्ली सल्तनत का आधार निरंकुश राजतंत्र था। उत्तराधिकार के नियम का इसमें अभाव था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई सुनिश्चित नियम नहीं था। प्रशासनिक अव्यवस्था थी।
सल्तनत काल में वैसे सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं विकसित हो पाई जैसे मुगलों के समय में हुई थी। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की जी नींव रखी, उसका विकास उसके वंशज नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध उसी के साथ समाप्त हो गए। साम्राज्य बहुत विशाल था, यह भी एक कारण था। दिल्ली के सुल्तानों ने सैनिक शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, पर उस युग में जब यातायात के साधनों की कमी थी, केंद्र से प्रांतों की दूरी अधिक थी, विघटनकारी तत्वों की सक्रियता बढ़ रही थी, ऐसे में नियंत्रण कोई योग्य शासक ही कर सकता था। अमीरों या सामंतों का षड्यंत्र भी एक कारण था। सैनिक संगठन में उत्पन्न खामियां थी, एकता प्रणाली में खामियां थी। हालांकि भारतीय सामंतशाही को तोड़ने और साम्राज्य के सुदूर प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने जैसे सार्थक उद्देश्य से एकता प्रणाली की स्थापना की गई थी, मगर बाद में इस प्रणाली में सामंतवादी कमजोरियां, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार इत्यादि का प्रवेश हो गया, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारण बना। सुल्तानों की दोषपूर्ण नीतियां रही। तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग भी एक कारण रहा। सैयद व लोदी सुल्तान की स्थिति महज एक बड़े सामंत की तरह रह गई। इसी समय विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जिसने सल्तनत को बराबर झटका देने का काम किया। शुरू में मंगोलों ने जब तक आक्रमण कर सुल्तानों को तंग करते रहे, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने पतनोन्मुख सल्तनत की शक्ति को बिखेर करके ही रख दिया, और 1526 ईस्वी में बाबर ने सल्तनत पर अंतिम प्रहार करते हुए उसका सफाया कर दिया। आर्थिक कारण की अगर बात करें तो सुल्तानों की विस्तारवादी नीति, मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा में हुए खर्च, तुष्टीकरण की नीति, दासों के रख रखाव पर होने वाले खर्च आदि के कारण सल्तनत काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ गई। सुल्तानों के आर्थिक सुधार, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रत्येक मुद्रा के असफल होने में सल्तनत की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। सामाजिककरण की अगर बात करें तो सल्तनत के सुल्तानों की धार्मिक कट्टरता की नीति, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, सामाजिक स्तर पर भेदभाव की नीति के चलते बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में व्यापक असंतोष फैल गया। समग्र कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विघटन ऐतिहासिक विकास का परिणाम था, जिसके लिए राजनीतिक कारण तो जिम्मेवार थे ही, आर्थिक और सामाजिक कारण भी कम जिम्मेदार नहीं थे। सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का अंत हुआ तथा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। नव स्थापित मुगल राज्य ने कालांतर में मुगल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। अब जितने सारे कारक थे उसमें एक दास प्रथा का भी प्रचलन था। अन्य कारणों में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में केवल सैनिक शक्ति ही नहीं थी, अपितु सल्तनत के जो अस्तित्व थे उसमें जनता की स्वीकृति नहीं थी। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के कल्याण के लिए सुल्तानों ने कुछ नहीं किया था, हिंदुओं का समर्थन कभी प्राप्त नहीं कर सके। यह सत्य है कि आम हिंदू जनता उदासीन रहती थी, लेकिन अनेक बार उन्होंने विद्रोह भी किया। बलबन तुगलक को दोआब में और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अवध और उत्तरी बिहार, राजस्थान तथा बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ। सल्तनत की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। यह भी ध्यान रखने की बात है कि सल्तनत काल में सेना के विकास तथा प्रशिक्षण पर सुल्तानों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः बाबर के आक्रमण के समय सुल्तान की सेना पुराने ढंग की थी। उनकी सैनिक चालें, संगठन आदि आक्रमणकारी की अपेक्षा निम्न कोटि की थी और सल्तनत का पतन ऐसे स्थिति में अवश्यंभावी था। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लोधी वंश के विषय में बात की। अब जब अगली बार हम लोग बात करेंगे तो इसके आगे की बात करेंगे, हम लोग एक लेक्चर में देख लेंगे।
कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करके, और सल्तनत काल में विविध तरह की जो व्यवस्थाएं थी समाज को चलाने के लिए या साम्राज्य को चलाने के लिए, वह क्या क्या थे, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग मुगल काल के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।